रावली का मुद्दा राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहा है सबकी, और सब मतलब चमका रहे हैं अपनी अपनी। अब देखिए, निर्मल चौधरी अरावली के लिए लड़ने के लिए पहुंच गए, आज उनकी रैली है। आरएलपी वाले हमको बोले कि मैडम हमारी भी रैली, आप हमारी रैली में भी आइए, झंडा लहराएंगे आरएलपी का। तो आप देख लीजिए कि झंडा किसका है। इनका भरोसा नहीं है वहां अरावली पर्वत पर जाकर ही झंडा गाड़ के आ जाए। और यहाँ पर सचिन पायलट की टीम पूरे तरीके से रेडी हो गई है। विपक्ष पुरजोर तरीके से बोल रहा है, कल तक कुछ नहीं बोल रहा था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बोल रहा है कि अरावली पर्वत के लिए जो मतलब नहीं लड़ रहे हैं उनको भी हम लड़ेंगे। मैंने सुना वो क्या बोल रहे थे, यही बात सेम। तो राजनीति क्या चमकाने की कोशिश सच में अरावली पर्वत को लेकर की जा रही है। आज इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। नमस्कार सर, क्या बोलेंगे आप? क्योंकि टीम दोनों तैयार हो गई है, बेनीवाल की टीम भी पुरजोर तरीके से मेहनत कर रही है और सचिन पायलट की टीम भी। बड़े स्तर पे तो टीम कई सारी तैयार हो चुकी है। आप देखिए कि सबसे पहले अशोक गहलोत ने डीपी बदलने से शुरुआत की थी, लेकिन दूसरी तरफ अब सरकार भी पूरी तरह से दो दो हाथ करने को राजनीति में रेडी है। और इसलिए सरकार के पर्यावरण मंत्री, जो सुप्रीम कोर्ट ने में इस रिट को लगाने वाला सबसे पहली पार्टी थे, उन्होंने भी मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के साथ इंटरव्यूज करके अपना पक्ष पूरी तरह से रख दिया है। और उससे साफ समझ में आता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा डिसीजन था, वो डिसीजन डिकोड अभी तक हुआ ही नहीं। और कहीं ना कहीं उस पूरे डिसीजन को डिकोड किए बिना सिर्फ एक बात को लेकर अगर आंदोलन किया जाए तो कहीं ना कहीं आप पूरी बात बता नहीं रहे, जो अब सरकार ने भी शुरू कर दिए बताना। समझने वाली बात यह है कि अरावली में जिस तरह से अब राजनीति हो रही है, निर्मल चौधरी इस राजनीति को फिलहाल बूम पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और आबू रोड से वो एक आंदोलन शुरू कर रहे हैं। निर्मल चौधरी बहुत वक्त से बहुत ज्यादा सक्रिय रूप से देखे नहीं गए थे। वो सिर्फ एक या दो जगह जाते पूरी डिफेंडर वाली अपनी रैली लेकर, वैसा ही सब कुछ देखा जा रहा था। लेकिन अब कुछ सक्रिय काम करते हुए नजर आएंगे, जहां पर उनका दावा है कि हजारों युवा उनके पीछे आएंगे। और ये दावा सच भी हो सकता है, क्योंकि निर्मल चौधरी अगर किसी से यूं मुलाकात करने भी जाते हैं तो भी 10-15 20 गाड़ियां साथ में लेके जाते हैं। तो जाहिर तौर पर वो युवाओं को साथ में लेकर जाएंगे और एक बड़ा आंदोलन करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और उनके अंदर सचिन पायलट और हनुमान बेनीवाल दोनों के कुछ कुछ गुण नजर आते हैं। एक तरफ वो, और दोनों को ही वो अपना आइडल भी मानते हैं। तो जिस भी तरह की राजनीति होगी, एक बड़ा आंदोलन होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस बड़े आंदोलन के साथ साथ थोड़ा सा इस पूरे मैटर में लोगों को, दर्शकों को भी समझना चाहिए कि आखिर ये पूरा मैटर है क्या। और फैक्ट इंडिया क्योंकि हमेशा फैक्ट दिखाता है, तो इसमें हम आपको सुप्रीम कोर्ट ने आखिर क्या कहा, इसको भी थोड़ा सा डिकोड करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 100 मीटर के नीचे वाले पहाड़ पर पूरी तरह से माइनिंग करने की इजाजत नहीं दी है, आज भी नहीं दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अभ्यारण्य का क्षेत्र जो है, जो कि मेजर क्षेत्र आता है, जिसमें केला देवी अभ्यारण्य से लेकर और भी अभ्यारण्य जो है वो आते हैं, रणथंबोर नेशनल पार्क भी आता है, उनमें जो अरावली के रेंजेस हैं उनको नहीं छुआ जा सकता। और उसके अलावा भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्टेड एरियाज हैं जहां पर 100 मीटर के नीचे वाले पहाड़ों को भी नहीं छुआ जा सकता। उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि इसके इतर भी जो 100 मीटर के नीचे वाले पहाड़ हैं, उनको भी आपको माइनिंग के लिए अगर लेना है तो उससे पहले आप सस्टेनेबल माइनिंग की एक रिपोर्ट पेश करो। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को सस्टेनेबल माइनिंग की रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है, जिसका मतलब है, सस्टेनेबल का मतलब यह होता है कि पर्यावरण भी ठीक रहे और माइनिंग भी रुके ना, दोनों चीजें हो जाए, ऐसा एक बैलेंस मैकेनिज्म निकालो और उसकी रिपोर्ट दो। वो रिपोर्ट आपकी सही होगी तभी हम इजाजत देंगे। और यही बात सरकार जो है वो रख रही है कई चैनलों पे इंटरव्यू के माध्यम से, जिसमें सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, वो आगे आ रहे हैं, वो सबको ये चीज बता रहे हैं। और मुझे लगता है कि दोनों पक्ष की जानकारी
जनता को भी होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि अरावली ने हमें बहुत कुछ दिया है, चाहे दिल्ली के को जल संकट से दूर करना हो, क्योंकि दिल्ली में जब अकाल पड़ा था, जल सारा उसका अरावली से ही आया था, चाहे रेगिस्तान की सीमाएं और बढ़ने न देना हो, वो भी अरावली की वजह से ही हुआ था। अरावली नहीं होगी तो हम गर्मी में भभक जाएंगे, बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी। अरावली नहीं होगी तो जो नेचर मिला हुआ है वो हो जाए, वो चला जाएगा। अरावली नहीं होगी तो आज जो दिल्ली पॉल्यूशन झेल रहा है, जयपुर, उदयपुर, अलवर में भी वही पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। उसके अलावा गुजरात में भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से सस्टेनेबल माइनिंग कैसे हो, उसकी रिपोर्ट मांगी गई है। अब वो रिपोर्ट कैसे देते हैं, आगे धरातल पर क्या काम होता है, ये सब भविष्य की गर्भ में है। लेकिन सच्चाई आज की डेट में ये है कि कहीं ना कहीं देश के रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए और माइनिंग करने के लिए ये चीज सोची गई थी, पर पर्यावरण को बचाना भी उतना ही जरूरी है। उससे उससे ज्यादा ज्यादा जरूरी जरूरी है। है। और कहीं ना कहीं देखिए, आप इस बात को समझिए कि आज देश का विकास, कोई भी देश का विकास उसके खनिज संपदा से होता है। और सर राजस्थान गिना ही इसलिए जाता गिना है, इसलिए जाना आता इसलिए है। जाता अब जो खनिज अरावली के अंदर है, है। उसे उस तरीके से निकालें कि पर्यावरण को नुकसान ना हो, वहां तक ठीक है। अब आप अगर सरकार का पक्ष सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि उदयपुर के पास राजसमंद, राजसमंद के अलावा अलवर, इन एरिया में अभी तक माइनिंग होती है। अरावली के अंदर के आसपास के एरिया में भी अभी माइनिंग होती है, जो कि अभी 1% से भी बहुत कम है। 1% ऑफ टोटल अरावली से भी बहुत कम है, या 1% ऑफ दैट अरावली जो उस एरिया में आता है उससे बहुत कम है। मसलन राजसमंद में अगर हो रही है तो राजसमंद के एरिया में जितना अरावली आता है उसका 1% में हो रही है। उदयपुर में भी 1% से कम में हो रही है। एग्जैक्ट डेटा आप वेबसाइट पे देख सकते हैं, लेकिन 1% के आसपास ही हो रही है। अब पर्यावरण का मंत्री का ये कहना है कि जब अगर हमने 100 मीटर से ऊपर नीचे वाली पहाड़ियों पर शुरू भी कर दिया रिस्ट्रिक्टेड एरियाज को छोड़कर, तो भी ये जो आंकड़ा है वो कुछ 1 पॉइंट समथिंग % से ही आगे बढ़ेगा, बाकी अरावली को कुछ नहीं होगा। ये अभी उनका कहना है। अब समझने वाली बात यह है कि अगर ऐसा है, अगर सच में ऐसा है, तो 100% अरावली में से 1 या 1.5% अरावली पर अगर माइनिंग होती है तो वो सस्टेनेबल हो सकती है। धरातल पर क्या हो रहा है वो देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आज जो कांग्रेस विरोध कर रही है, उन्हें यह समझना चाहिए कि क्या नदी तालाबों के आसपास जो बालू होती थी, जो बजरी होती थी, उसका खनन पर्यावरण का दोहन नहीं था क्या? नहीं था क्या? और जो कह रहे हैं, सबसे पहले जिन्होंने डीपी बदलना शुरू किया बजरी खनन के मामले में, क्या कुछ हुआ था उनकी सरकार में, वो भूल गए हैं क्या? दूसरी बात, दूसरी और बड़ी बात यह कि मान लीजिए उस 1% से कम में खनन होता है, तो उससे फायदा किसको होगा? फायदा उसको होगा जो कि माइंस अलॉट करवाता है। अलॉट होती है माइनिंग डिपार्टमेंट से, उसका खजाना सरकार के रेवेन्यू में जाता है। लेकिन जो बजरी निकाल रहा था वो तो अधिकतर अवैध था ना, माफिया था ना, उसका तो कुछ रेवेन्यू सरकार को भी नहीं मिल रहा था ना। तो पहले थोड़ा सा देखना भी चाहिए कि बजरी खनन को किसने, दोहन की किसने पूरी तरह से अनसेड हरी झंडी दे रखी थी। और कहीं ना कहीं जब ये इस तरह का आंदोलन करेंगे तो सत्ता भी यही हमला करेगी उन पर, क्योंकि बजरी खनन भी उतना ही पर्यावरण का दोहन है। आप समझिए, जो तालाबों के आसपास, नदियों के आसपास बालू रहता है, जो बजरी रहता है, वो कहीं ना कहीं वाटर बॉडीज के लिए बहुत जरूरी होता है। उसके बिना नहीं हो सकता, किनारों के बिना समुद्र संभव कहाँ। तो और वो 74% है आज, पृथ्वी का 74% पानी है। उस पानी को किनारा कौन देता है? वो बालू देता है।
और उस बालू का दोहन तो अवैध तरीके से हो रहा था, उसमें तो कुछ हिस्सा विकास को मिल ही नहीं रहा था। सॉरी। आज भी राजस्थान की सड़कों में रात को जो ट्रक चलते हैं, उनमें जो बिना लाइट वाले ट्रक चल रहे होंगे ना, वो इसलिए चल रहे हैं कि पुलिस पकड़ ना पाए, उसके अंदर बजरी ही होगी। बजरी माफिया आज भी सक्रिय है, आज भी। तो वो बजरी माफिया पे कार्रवाई क्यों नहीं? वो तो भाजपा भी नहीं कर रही सर। वो भाजपा नहीं कर रही, बिल्कुल सही बात है, अभी भी सिस्टम में हो रहा है। लेकिन तब जो हो रहा था वो तो खुद उसमें हाथ तो खुद कांग्रेस के लोगों के रंगे हुए थे और उनके नाम भी बहुत खूबी से बाहर आ रहे थे। पर अब समझने वाली बात यह है कि सस्टेनेबल तरीके से करना है तो उसका क्या जनता को समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए, इसके लिए बातें सारी साफ होनी चाहिए कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है क्या, ये होगा कैसे। इसकी शुरुआत केंद्र पर्यावरण मंत्री ने अपने साक्षात्कारों के माध्यम से की है, लेकिन इसके अलावा भी और स्टेप्स होने चाहिए जिससे पता चले कि क्या मात्र 1-1.5% का ही मामला है ऑफ टोटल अरावली, या ये मामला और भी ज्यादा बड़ा है। क्योंकि होता क्या है, प्रोपोगेंडा क्रिएशन में अगर कोई एक टॉपिक मिल जाए जो कि आपको बाकी टॉपिक से हटा सकता है, तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। ये बात बिल्कुल ठीक है। अब आप मान लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। भाजपा ने एक काम किया, वो काम ये था कि मनरेगा का नाम बदल के उन्होंने जी राम जी कर दिया। अब कांग्रेस के पास कोई विकल्प ही नहीं बचा कि अगर वो उस नाम के बदलने का विरोध करती है तो वो राम का विरोध कर रही है, और अगर नहीं करती है तो वो महात्मा गांधी के लिए कुछ नहीं कर रही है। तो दोनों ऐसी पोजीशन आई। अब वो वहां पर जो हिंदी हो रही थी उसको बचाए कहां से, कोई टॉपिक कहां से मिले, कोई मुद्दा कहां से मिले। और तब अरावली का जो मुद्दा हुआ उसके जजमेंट को पूरा सुना, पूरा समझे के बिना उसका विरोध शुरू किया। हालांकि इस पे सत्ता का भी यही कहना है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी इस पे रिएक्शन आ चुका है और लोगों का भी आ चुका है कि अरावली को हम जाने नहीं देंगे। क्योंकि आप ये समझिए, आज सीएम भजनलाल किसके लिए जाने जाते हैं? उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है? पानी। सबसे बड़ा अचीवमेंट पानी है। पानी क्या है? पर्यावरण का एक बड़ा हिस्सा है। तो जिनका फर्स्ट टाइम सीएम का अगर सबसे बड़ा रेपुटेशन ही पर्यावरण को बचाने के एक पर्टिकुलर पार्ट से होगा, तो क्या वो अपने रेपुटेशन पे दाग लगने देंगे? तो ये समझने वाली और सोचने वाली बात है। और दो मेजर हिस्से उदयपुर और राजसमंद राजस्थान में आते हैं, जहां खनन होता है अरावली के कुछ क्षेत्रों में। तो सबसे पहली नजर राजस्थान पर ही रहने वाली है। हरियाणा का एक छोटा सा क्षेत्र उसके अलावा और आता है, गुजरात के किसी क्षेत्र में खनन होता है या ये नहीं होता है, इस पता करना होगा। हालांकि इसका जिक्र सरकार के अपने पक्ष में कहीं पर भी नहीं हो रहा है। राजस्थान का एरिया सबसे ज्यादा हाँ, खनन जहां होता है उसमें राजस्थान के 2 बड़े एरियाज आ रहे हैं और अलवर का भी कुछ एरिया आ रहा है, 3 बड़े एरिया आ रहे हैं, राजसमंद, उदयपुर और अलवर। तो अब सबसे बड़ी कड़ी नजर राजस्थान में ही रहेगी और हम आपको ग्राउंड से दिखाएंगे कि आखिर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो क्या हुआ है। अभी तक तो सिर्फ बातें, इम्प्लीमेंटेशन क्या हुआ है। अगर सच में अरावली को बहुत ज्यादा नुकसान होगा तो ये यकीन मान के चलिएगा कि फैक्ट इंडिया सहित हम सब मीडिया के लोग इसका सबसे ज्यादा विरोध करेंगे, लेकिन उतना ही जरूरी फैक्ट्स को बताना भी हमारे लिए है। आप इस पर क्या कहेंगे, अपनी सहमति क्या रखेंगे, बताइएगा जरूर। बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। क्या आप भी करना चाहते हैं अपने गांव का नेतृत्व? आपका अपने गांव के लिए विकास का विजन क्या है? पंचायत में आपके होने से बदल सकती है आपके गांव की तस्वीर। तो आज ही अपने गांव की बात कीजिए द फैक्ट इंडिया के साथ। व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया